देखिए परसेंटेज टीसीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और साथ में अगर आपको एप्टीट्यूड में मास्टरी करनी है तो परसेंटेज की अच्छी नॉलेज होना बहुत जरूरी है, क्योंकि परसेंटेज ना कोर कॉन्सेप्ट होता है जो कि एप्टीट्यूड स्ट्रॉन्ग करने के लिए जरूरी होता है। साथ में अगर परसेंटेज की अच्छी खासी नॉलेज होगी ना तो आप एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस को बहुत जल्दी सॉल्व कर पाएंगे। और टीसीएस की बात करूं या किसी भी आईटी कंपनी या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करूं, यहाँ पर एक्यूरेसी के साथ साथ स्पीड बहुत मैटर करती है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने फीडबैक दिया कि यार टीसीएस का पेपर छूट जाता है। तो यहाँ पर हम बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक्स भी सीखेंगे कॉन्सेप्ट के साथ साथ। भाई यहाँ पर देखिए परसेंटेज क्यों पढ़ना होता है या परसेंटेज की क्या वैल्यू है इसको समझ लेते हैं। सबसे पहले देखिए हमारे पास दो स्टूडेंट हैं, एक रोहित है और एक विराट है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि रोहित और विराट में किसके मार्क्स ज्यादा हैं, आप कमेंट सेक्शन में बताओ मुझे जल्दी से। तो आप बोलोगे भैया ये कैसी बात है आप कर रहे हो कि विराट के मार्क्स तो ज्यादा ही है। रुको भाई, कहानी में अभी ट्विस्ट है। अगर मैं रोहित का पेपर 20 मार्क्स का रख रहा हूं और विराट का पेपर 100 मार्क्स का रख रहा हूं, अब आप बोलोगे भैया ये तो चीटिंग है। अब तो पक्की बात है रोहित जो है उसने ज्यादा मार्क्स स्कोर किए। अब ऐसी चीटिंग आपके साथ मेरे साथ किसी के साथ भी ना हो, इसलिए एक स्टैंडर्ड कन्वेंशन बना दिया, दैट इज परसेंटेज। इसलिए आप देखो कंपनी के रिक्रूटमेंट प्रोसेस में या कहीं पर भी जहां एलिजिबिलिटी की बात करते हैं या सिलेक्शन की बात करते हैं, वहां पर हमेशा हम परसेंटेज में बात करते हैं ना कि मार्क्स में बात करते हैं। यहां पर आप ध्यान से देखोगे तो ये 100% बन रहा है और यहां पर आप ध्यान से देखोगे तो ये 40% बन रहा है। अब क्योंकि मैं परसेंटेज की बात कर रहा हूं ना, तो परसेंटेज में डेफिनेटली कितने भी पेपर हो, कितने भी मार्क्स का पेपर हो, हमेशा 100% जो है वो 40% से ग्रेटर होगा। अगर मैं आपसे पूछूं एक पर्सन ए है और एक पर्सन बी है, पर्सन ए के आ रहे हैं 25% मार्क्स, पर्सन बी के आ रहे हैं 50% मार्क्स। अब आपको टोटल मार्क्स जानने की जरूरत नहीं है, आप बोल सकते हो हमेशा एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम पर्सन बी जो है वो बेटर परफॉर्मर है एज कंपेयर टू पर्सन ए। तो परसेंटेज की इंपॉर्टेंस अपने को समझ में आ गई। परसेंटेज पर 100 को डिनोट करता है यार, 100 में से कितने, है ना, इसको डिनोट करता है। ठीक है, तो अगर 20 में से 20 है तो 100 में से 100 आ गए, तो इसलिए 100% है। ये 100 में से 40 है इसलिए 40% है। तो पर 100 कितना है, दैट इज कॉल्ड एज परसेंटेज। देखो कॉन्सेप्ट बाय कॉन्सेप्ट चलते। पहला कॉन्सेप्ट हम देखते हैं परसेंटेज में ना। सबसे पहले अगर आपको डर लग रहा हो तो आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। परसेंटेज इज नथिंग बट, बचपन से हम फ्रैक्शन पढ़ते आ रहे हैं ना, डेसिमल पढ़ते आ रहे हैं ना, वही परसेंटेज है। तो अपन सबसे पहले देख लेते हैं परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। कहीं पर भी परसेंटेज आपको डराए, फटाफट फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो, कोई टेंशन नहीं है भाई। तो परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइडेड बाय 100 करना होता है। जैसे फॉर एग्जांपल 25% लिखा हुआ है यहाँ पर, तो आप क्या करोगे, परसेंटेज का साइन हटाओगे और डिवाइडेड बाय 100 लगा दोगे 1/4। मैंने पहले से चीजें आपके लिए लिख रखी है सो दैट अपना समय बचे और हम जल्दी से चीजों को कवर कर ले। ठीक है, तो 25 बस परसेंटेज को हटा के डिवाइडेड बाय 100 करोगे और उसको शॉर्ट कर दोगे तो 1/4 अपना आंसर निकल रहा है। आप इसको मैथमेटिकली समझो, लॉजिकली भी समझने की कोशिश करो। 25% का मतलब क्या है, यानी 4 हिस्से हैं। अगर 4 हिस्से हैं एक केक के, तो एक हिस्सा 25% को डिनोट कर रहा है, दूसरा हिस्सा भी 25% को, तीसरा हिस्सा भी 25% को और चौथा हिस्सा भी 25% को, क्योंकि टोटल हमेशा 100% होता है। इन चारों को ऐड करोगे तो 100% बनेगा। तो 25% का मतलब क्या है, 4 में से एक हिस्से मेरे को मिल रहे हैं, है ना। सिमिलरली 60% की बात करूंगा मैं, तो 60 बस परसेंटेज को हटा के डिवाइड बाय 100 कर देते हैं, तो ये 6/10, यानी इसको शॉर्ट करोगे तो 3/5 बच जाएगा ये आपका। ऐसे 16 + 2/3 परसेंटेज है। अब 16 + 2/3 का क्या मतलब होता है, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन लिखा है 16 2/3। अब इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होता है। कैसे करते हैं, ये जो नंबर है इसका डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दो, तो 16 × 3 बचा और फिर न्यूमरेटर ऐड कर दो, तो ये हो गया, और डिनोमिनेटर में ये नंबर वापस से लिख दो, तो ये आपका 48 + 2 50/3 आ गया। अब ये 50/3 क्या है, परसेंटेज है। अब इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, डिवाइड बाय 100। तो इसको डिवाइड बाय 100 कर दिया। अब डिवीजन अपने को आता है, ये 100 ऊपर चला जाएगा, तो ये 50/3 × 100 हो जाएगा, ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो गया 50/3 × 100, यानी 50/300, यानी ये 50 के टेबल में 1/6 टाइम्स चला जाएगा, तो ये आपका 1/6 आ गया। चौथा मेरे साथ साथ करो आप, 83 + 1/3 परसेंटेज, इसको आप 83 1/3 लिख सकते हो। अब ये 250 कैसे आया, जल्दी से मुझे आप बताओ। ये आया 83 × 3, है ना, इसमें इसका मल्टीप्लाई करते हैं,
फिर न्यूमरेटर को ऐड करते हैं, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर वापस लिख देते हैं। तो 83 इंटू 3 249 हो गया, प्लस 1 250 हो गया, बाय 3 कर दोगे तो 250/3 परसेंटेज आया। फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड बाय 100 किया तो ये 300 हो गया, इधर पे 3 इंटू 100 300 हो गया, जैसे ऊपर वाले केस में किया था। तो ये 250/300 हो गया, यानी ये 5/6 आपका अल्टीमेटली निकल करके आ गया। ठीक है, तो कैसे याद रखोगे, परसेंटेज टू फ्रैक्शन में डिवाइड करते हैं, तो आप इसको PFD से याद रख सकते हो, है ना, प्रोविडेंट फंड। ठीक है, चलो वेरी गुड। अब रिवर्स अगर पूछ लिया जाए, आपको फ्रैक्शन दे दिया जाए और पूछा जाए इसको परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करेंगे, आप बहुत स्मार्ट हो, आप बोलोगे भैया इसमें क्या सीखने वाली बात है, वहां डिवाइड बाय 100 कर रहे हैं, यहां मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे। तो अगर फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई करते, तो आप इसको FPM से याद रख सकते हो। फ्रैक्शन टू परसेंटेज कन्वर्जन में क्या आता है, मल्टीप्लाई, फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर, FPM से आप इसको याद रख सकते हो। 3/4 है, ये फ्रैक्शन है, परसेंटेज आपको पता है, 4 में से अगर 3 हिस्सा मैं आपको दे दूं तो मतलब मैंने आपको 75% दे दिया एक तरीके से। तो देखो 75 आंसर आना चाहिए, मल्टीप्लाइड बाय 100 कर दो तो 300/4 यानी 75% आ गया। 2/7 है, कुछ नहीं करना, मल्टीप्लाई बाय 100, 200/7 है, डिवाइड करोगे तो 28.57 आने वाला है। ठीक है, तो फ्रैक्शन टू परसेंटेज कन्वर्जन भी हमने सीख लिया। अब यहां बस मैं आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूं, 1/7 फ्रैक्शन के करस्पॉन्डिंग जो परसेंटेज है, 2/7 फ्रैक्शन की करस्पॉन्डिंग जो परसेंटेज हम निकाल तो सकते हैं, ये निकाल लेंगे मल्टीप्लाई बाय 100 करके, बाकी अपने को समय बचाना है तो ये दो वैल्यूज याद रख लो क्योंकि इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो 1/7 होता है 14.28%। अब इसी का आप डबल कर दोगे तो 2/7 बन जाएगा, तो 14.28 का भी लगभग डबल कर दो तो 14 दूनी 28 होता है, तो 28.57% आ जाएगा। तो ये दो वैल्यूज आप याद रख लीजिएगा। तो टीसीएस में कई बार डायरेक्टली फ्रैक्शन टू परसेंटेज एंड परसेंटेज टू फ्रैक्शन पर भी क्वेश्चन आए हुए हैं, तो आपको डेफिनेटली ये हेल्प करेगा। कॉन्सेप्ट नंबर 2 पर मूव करते, कॉन्सेप्ट भी समझेंगे और साथ साथ में आप क्वेश्चंस भी सॉल्व करते चलेंगे और टीसीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हम साथ में देखते चलेंगे। ठीक है, कॉन्सेप्ट नंबर 2 क्या बोलता है, अगर आपको बोल दिया जाए अ नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 20%, अब इस बात के क्या मायने, इस बात का क्या मतलब है, इसको समझते हैं। देखो अगर कोई नंबर 20% से इंक्रीज हो रहा है तो लेट अस सपोज अपन मान ले यार ओरिजिनल नंबर 100 है फॉर एग्जांपल, तो नया नंबर क्या हो जाएगा, देखो 20% से इंक्रीज करने का मतलब क्या है, हर 100 में 20 का इंक्रीमेंट हो रहा है। तो अगर ओरिजिनल नंबर 100 माने तो नया नंबर तो 120 ही हो जाएगा ना, 20 बढ़ा करके। अब इस बात को समझने का एक और तरीका होता है, इस तरीके को समझना आपको बहुत हेल्प मिलेगी, आप क्वेश्चंस को बहुत जल्दी कर पाओगे। देखो जो भी परसेंटेज दिया है ना उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो, अभी सीखा था कैसे करते हैं, डिवाइड बाय 100 करके। तो 20% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, डिवाइड बाय 100 किया तो ये 1/5 आ गया। अब ये जो डिनोमिनेटर है ना इसको मैं ओरिजिनल नंबर मान लूं अपना, तो डिनोमिनेटर किसको डिनोट करता है, ओरिजिनल नंबर को डिनोट करता है। न्यूमरेटर किसको डिनोट करता है, न्यूमरेटर चेंज को डिनोट करता है। तो अगर मैं डिनोमिनेटर को अपना ओरिजिनल नंबर मान लूं दैट इज 5, तो चेंज क्या हुआ, चेंज 1 का हुआ, और चेंज पॉजिटिव हुआ कि नेगेटिव हुआ, नंबर इंक्रीज हुआ है, मतलब 1 से नंबर बढ़ गया है। तो अगर ओरिजिनल नंबर 5 है तो नया नंबर 5 में 1 से बढ़ जाएगा, तो नया नंबर मेरा 6 हो जाएगा। समझ नहीं आया तो भी बहुत सारे एग्जांपल्स हम करने वाले, तो इस तरीके से भी आप इसको डील कर सकते हो। अब अगर भैया ओरिजिनल नंबर 5 है, न्यू नंबर 6 है, तो आप अगर यहाँ पे 20 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो ओरिजिनल 100 हो गया, और यहाँ भी 20 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो न्यू नंबर 120 हो गया। देखो वापस हम वहीं आ गए घूम फिर करके। एक और एग्जांपल देखते हैं, अगर कोई नंबर बोला गया 25% से डिक्रीज हो रहा है। अब एक तरीका तो क्या है भाई, सिंपल रखो, ओरिजिनल नंबर भैया 100 मान ले, 25% से डिक्रीज हो रहा है, 25% का मतलब क्या, 100 में 25 का डिक्रीमेंट हो रहा है, तो 100 में 25 का डिक्रीमेंट कर दो, डिक्रीज कर दो, तो न्यू नंबर क्या निकल के आ जाएगा, 75 निकल के आ जाएगा। दूसरा तरीका अब आप मुझे बताओगे, क्या करेंगे, क्या करेंगे, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो 25% है, डिवाइड बाय 100 करके फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया, 1/4। अब बताओ ओरिजिनल नंबर क्या हो गया, 4 हो गया, नया नंबर क्या होगा, 4 -1 या +1, न्यूमरेटर चेंज को डिनोट करता है, तो 1 या तो ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट क्यों करेंगे, क्योंकि नंबर जो है वो डिक्रीज हो गया है 1 से, तो 4 - 1 3। यार आप लोग बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, अपने आप को टैप जरूर करिएगा यहाँ पर, ठीक है। और अगर समझ आ रही हो वीडियो तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा मेरे मोटिवेशन के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखो यार, ये सब हम क्यों कर रहे हैं, एक क्वेश्चन आपके सामने, अभी ये क्वेश्चन आप बहुत आराम से सॉल्व कर लोगे। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो अभी कुछ जनरिक क्वेश्चन करेंगे, फिर कुछ टीसीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करेंगे। A number is increased by 25% then it becomes 600। कोई नंबर होगा,
अगर उस नंबर को 25% से बढ़ा दूं मैं तो 600 बन जाता है बढ़ाने के बाद। द ओरिजिनल नंबर इज, अब आपसे पूछा है ओरिजिनल नंबर क्या है, तो अभी बचपन से हम जो करते आ रहे हैं एक बार पहले वो करेंगे, फिर अपन ट्रिक अप्लाई करेंगे इसमें। मैं मान लेता हूं मेरे को ओरिजिनल नंबर पूछा है ना, अपन को बचपन में सिखाया गया है कि जो भी पूछा जाता है उसको x मान लेते हैं, अपन x नहीं मानते, x की याद आ जाती है अपने को, तो अपन y मान लेते हैं। तो ओरिजिनल नंबर अपन ने y मान लिया। अब न्यू नंबर की जब हम बात कर रहे हैं तो आपको क्या बोला है, नंबर जो है ना ओरिजिनल नंबर वो 25% से इंक्रीज हो जाने के बाद 600 बन गया है। तो ओरिजिनल नंबर जो y था, अब इस लाइन को ध्यान से समझना, ओरिजिनल नंबर y था उसमें अगर मैं उसी का 25% ऐड कर दूं, 25% ऑफ y ऐड कर दूं, तो जो नंबर था उसमें 25% इंक्रीज कर दिया मैंने, ऐड कर दिया, तो जो नया नंबर बना वो 600 बना। अब इस लाइन को सॉल्व करते, y एज इट इज लिखा, 25% है, परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, कैसे करोगे, डिवाइड बाय 100। ऑफ का मतलब बेटा मल्टीप्लाई होता है हमेशा, तो ऑफ की जगह आ गया मल्टीप्लाई, y आ गया इज इक्वल टू 600 हो गया। 25/100 क्या बना, 1/4 बना, तो ये y प्लस y/4 बन गया इज इक्वल्स टू 600। इसका एलसीएम ले लेंगे तो ये 4y 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे यहां पर, तो ये 4y प्लस y क्या हो गया, 5y/4 इज इक्वल्स टू 600। तो y की वैल्यू यहां से क्या आ गई, 600 इंटू ये 4 इधर चला जाएगा, 5 इधर डिवाइड में आ जाएगा, और ये 5 की टेबल में 120 टाइम्स चला जाएगा, और इवेंचुअली y की वैल्यू मेरी 480 आ जाएगी। आपसे क्या पूछा था, ओरिजिनल नंबर क्या है, वो है 480 यार। अब इसको आप अगर जल्दी भी सॉल्व करोगे ना तो आपको अप्रॉक्स 30 सेकंड लग जाएंगे सॉल्व करने में, अपन और जल्दी सॉल्व कर सकते हैं, अपन 5 से 10 सेकंड में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो जो ट्रिक अभी तक मैंने आपको बताई थी इसको मैं बोलता हूं पापा की परी ट्रिक। पापा की परी क्यों भाई, पापा की परी क्या करती है, उसको दुनियादारी से मतलब नहीं होता, वो अपनी पापा की परी होती है, अपनी दुनिया की रानी होती है। तो नंबर क्या दिया है, क्या नंबर बना, उस बात से मेरे को कोई मतलब नहीं है, मैं तो अपना अलग चलूंगा भाई। मैं तो मान के चल रहा हूं ओरिजिनल नंबर 100 है। भैया आप कैसे मान सकते हो, ये तो पूछा, अरे मान लो यार, पापा की परी भी तो क्या करती है, किसी की सुनती है क्या, अपनी चलाती है। मान लो भाई ओरिजिनल नंबर 100 है, ठीक है। अब बोला है कि ये जो ओरिजिनल नंबर है ना इसमें 25% इंक्रीज हो गया, तो इंक्रीज होने के बाद जो नया नंबर बना वो क्या बना, अभी हमने सीखा। अगर ओरिजिनल नंबर 100 है, परसेंटेज इंक्रीज का मतलब पर 100 कितना इंक्रीज हो गया, 25% इंक्रीज हो गया, तो न्यू नंबर 100 प्लस 25 बन जाएगा, यानी 125 बन गया। अब यार पापा की परी कभी तो जमीन पे उतरेगी ना, तो यहां तो हमने अपनी चला ली, लेकिन एग्जाम में नंबर चाहिए तो एग्जामिनर की चलानी पड़ेगी भाई। तो जो 125 न्यू नंबर मेरे अकॉर्डिंग आया है वो दरअसल 125 नहीं है, वो दरअसल 600 है। तो मैं अपनी फ्रेम ऑफ रेफरेंस से जंप करके अब क्वेश्चन की फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जाऊंगा। तो मेरे अकॉर्डिंग जो 100 है वो इनके अकॉर्डिंग क्या होगा वो कैलकुलेट कर लो। ये यूनिटरी मेथड हमने नर्सरी क्लास में सीख रखा था। अगर 125 का मतलब 600 है तो 100 का मतलब क्या होगा, भैया 1 निकाल लो पहले। अगर 125 का मतलब 600 है तो 1 का मतलब क्या होगा, दोनों साइड 125 से डिवाइड कर दो, तो 1 आ गया यहाँ पे। 1 का मतलब 600 बाय 125। अपन को 1 से मतलब नहीं है, अपन को तो 100 निकालना है, तो 100 का मतलब क्या हो गया, दोनों साइड 100 का मल्टीप्लाई कर दो, तो 100 का मतलब क्या हो गया, 600 बाय 125 इंटू 100। तो अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो यहां पर देखो 100 बाय 125 को मैं 4 बाय 5 ही लिख सकता हूं, 25 की टेबल पढ़ लो, ये 5 बार गया, ये 4 बार गया, तो इवेंचुअली आप देखो 600 इंटू 4 बाय 5 ही बचा जो पिछले केस में बचा था, है ना, यही आ गया। या आप इसको सॉल्व भी कर लोगे तो 480 आ जाएगा। यानी कि जो मेरे अकॉर्डिंग 100 है वो दरअसल में क्या है, 480 है। तो ओरिजिनल नंबर क्या हो गया, 100 तो मैंने माना था भैया, 100 नहीं हुआ, 480 हो गया। इस तरीके से भी आप सॉल्व कर सकते हो। एक और मेथड देखो यार, पापा की परी में दूसरा तरीका जो मेरे को पर्सनली सबसे अच्छा लगता है, आप कमेंट सेक्शन में बताना 100 मान के आपको आसान लग रहा है या फ्रैक्शन वाइज करना आसान लग रहा है। मैंने आपको क्या बोला, जो भी परसेंटेज दे रखा हो इंक्रीज या डिक्रीज का, उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो। फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया तो 1/4 आया, 25% को डिवाइड बाय 100 कर दिया तो 1/4 हो गया, फ्रैक्शन में कन्वर्ट। मैंने बोला डिनोमिनेटर को हमेशा क्या मानो, ओरिजिनल। डिनोमिनेटर में 4 आया, ओरिजिनल माना। 1 जो है वो चेंज है, अब क्योंकि नंबर इंक्रीज हुआ है तो +1 करूंगा, तो जो न्यू नंबर आएगा वो 4 + 1 आएगा। न्यू नंबर ये 5 कैसे आया, 4 + 1 से आया। अब ये जो 5 है ये तो भैया मेरे अकॉर्डिंग नया नंबर आया ना, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग न्यू नंबर क्या है, 600 है। तो जो मेरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में 5 है
वो इनकी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में 600 है, तो मेरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जो 4 है इनके अकॉर्डिंग क्या होगा वो कैलकुलेट कर लूं मैं, काम हो गया, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग तो ओरिजिनल नंबर 4 है ना, वो इनके अकॉर्डिंग क्या होगा, तो 5 का मतलब 600 है, तो 1 का मतलब क्या होगा 600/5 होगा, तो 4 का मतलब बस 5 से डिवाइड कर दिया दोनों साइड, तो 1 का मतलब 600/5 होगा, तो 4 का मतलब क्या होगा 4 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड, तो 4 का मतलब 600/5 इंटू 4 यानी अगेन 480 आपका आंसर निकल करके आ गया यहां से। ठीक है जी, चलो एक और क्वेश्चन फटाफट से सॉल्व करो। एक नंबर है 20% से डिक्रीज हो गया तो 120 बन गया, ओरिजिनल नंबर क्या है? मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा वीडियो को अभी पॉज करो, एक बार खुद से ट्राई करो। ठीक है, चलिए मैं उम्मीद करता हूं आपने खुद से ट्राई किया होगा। आंसर जो है इसका यहां पर टोटल बेटा 150 आ रहा है, तो आप लोग बताइएगा कमेंट सेक्शन में आपका आंसर सही है कि नहीं है। मैं तो सीधे फ्रैक्शन मेथड में बिलीव करता हूं, मेरे को सबसे ज्यादा पसंद है, तो मैं तो क्या करूंगा, नंबर 20% से डिक्रीज होने के बाद 120 आया, तो मैं तो 20% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लूंगा, 1/5 आ गया। डिनोमिनेटर को ओरिजिनल नंबर माना, जो कि मेरे को एक्चुअली निकालना है। न्यू नंबर क्या आ जाएगा, ऊपर वाला जो न्यूमरेटर होता है वो चेंज को डिनोट करता है, और इस बार नंबर डिक्रीज हो रहा है, तो अगर ओरिजिनल नंबर मेरा 5 है और 5 में से 20% अगर खींच लूं, 20% खींचना मतलब 1 यूनिट खींच लूं, तो रिमेनिंग क्या बचेगी, 4 यूनिट बचेगी। अब रिमेनिंग 4 यूनिट है, लेकिन दिया तो 120 है, तो जो मेरे अकॉर्डिंग 4 है वो इनके अकॉर्डिंग 120 है, तो मेरे अकॉर्डिंग एक क्या हो गया 120/4 यानी 30 हो गया। लेकिन मेरे को मेरे अकॉर्डिंग क्या निकालना है, ओरिजिनल नंबर, मेरे अकॉर्डिंग ओरिजिनल नंबर तो 5 है, तो 5 मल्टीप्लाइड बाय 30 कर दूंगा। क्यों, क्योंकि एक का मतलब होता है 30, तो 5 का मतलब क्या हो गया 30 इंटू 5 यानी 150, ओरिजिनल नंबर 150 आ जाएगा। यहां पर एक बात और समझना है, कोई नंबर है वो डिक्रीज होने के बाद 120 बना है, तो ओरिजिनली तो 120 से ज्यादा ही होगा ना, तो अगर कोई ऑप्शन 120 से कम है तो उसको आप वैसे भी एलिमिनेट कर देना। पिछला केस देखो, कोई नंबर इंक्रीज होने के बाद 600 बना है, तो ओरिजिनली तो 600 से कम होगा ना, इसलिए तो 480 आया, तो कोई ऑप्शन 600 से ज्यादा हो तो उसको आप वैसे ही डायरेक्टली एलिमिनेट कर सकते हो। चलो एक क्वेश्चन और फटाफट से सॉल्व करना भाई, एक बार अगेन वीडियो को पॉज करना, खुद से ट्राई करना, उसके बाद सॉल्यूशन देखना। चलिए मैं उम्मीद करता हूं आपने वीडियो को पॉज किया होगा, खुद से ट्राई किया होगा। इसका करेक्ट आंसर बेटा आ रहा है आपका टोटल एक नंबर है 33 + 1/3% से डिक्रीज होने के बाद 180 है। कोई नंबर डिक्रीज होने के बाद 180 है तो ओरिजिनल तो 180 से ज्यादा होगा, तो करेक्ट आंसर 270 है। कैसे निकला एक बार अपन देख लेते हैं। देखो 33 + 1/3% से डिक्रीज होने का क्या मतलब है, अगर आप इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन को कन्वर्ट करोगे तो ये 33 × 3 + 1/3 बनेगा, यानी 100/3 बनेगा, डिवाइड बाय 100 कर दोगे रेशियो में कन्वर्ट करने के लिए, तो ये 100/300 हो गया, यानी 1/3 हो गया। अब आप इस बात को समझो यार, इतना क्यों करना, अपने को तो समय बचाना ना, अपने को पता है ना 33.33 का क्या मतलब होता है, ये 1/3 होता है, ये तो अपने को पता ही है यार, है ना, तो डायरेक्टली भी आप 1/3 फ्रैक्शन निकाल सकते हो। चलो फ्रैक्शन निकल गया, डिनोमिनेटर आ गया मेरा ओरिजिनल नंबर, न्यू नंबर मेरा क्या आ जाएगा, 3 में से 1 में माइनस कर दूंगा, न्यूमरेटर माइनस करता हूं, क्योंकि न्यूमरेटर चेंज को डिनोट करता है। माइनस क्यों किया, क्योंकि नंबर डिक्रीज हो गया, तो माइनस करूंगा, 3 - 1 2 हो गया। ठीक है, न्यू नंबर आ गया मेरे हिसाब से 2। अगर मेरा ओरिजिनल नंबर 3 है और 3 का मैं 33.33% चूस लूं, खत्म कर दूं, यानी 3 में से एक यूनिट खत्म कर दी, तो बचेगा क्या 2 बचेगा, लेकिन 2 तो मेरे अकॉर्डिंग है। क्वेश्चन में क्या दिया है 180 दिया है न्यू नंबर, तो 2 को 180 कैसे बनाऊंगा मैं, 1 को जब 90 बनाऊंगा, यानी 2 या इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, 2 को 180 कैसे बनाऊंगा बताओ, 90 का मल्टीप्लाई करके, तो ओरिजिनल नंबर क्या है 3 है ना, तो 3 को भी 90 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 270 आ गया, है ना, या ऐसे समझ लो 2 को 180 है, तो मतलब 1 को 90 है, 1 को 90 है, तो 3 को 90 × 3 यानी 270 है, तो जो न्यू नंबर मेरा निकल के आएगा वो 270 निकल के आने वाला है। चलिए इतनी मेहनत मशक्कत हम क्यों कर रहे थे, ताकि टीसीएस में पूछे गए सवाल को हम आसानी से और जल्दी से सॉल्व कर सकें। एक बार क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं, क्या दिया है, टोटल इनकम ऑफ यस सर ऑफ 2017 2018 2019 इज ₹364। भाई 3 साल की सैलरी का सम दे रखा है, यस सर नहीं दिया था, पीटर दिया हुआ था, जो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग मैंने आपको बना दिया। 3 साल की सैलरी का सम आपको दे रखा है, और बोला एवरी ईयर द सैलरी इंक्रीजेस बाय 20%, हर साल सैलरी जो है 20% से बढ़ती है।
व्हाट इज द इनकम इन 2017? 2017 में क्या इनकम है यार, इसको सॉल्व करेंगे। इससे पहले आपको सैलरी का कॉन्सेप्ट समझा देता हूं। जब भी सैलरी में इंक्रीमेंट लिखा होता है तो वो प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग्स में लिखा होता है, इनिशियल ईयर के अकॉर्डिंग्स में नहीं लिखा होता। इस बात का क्या मतलब है समझते हैं भाई। अगर आपको बोला है कि यार सैलरी हर साल 20% से इंक्रीज हो रही, तो मतलब 2018 की सैलरी जो है उसमें 2017 की सैलरी रहेगी प्लस उसका 20% रहेगा, जबकि 2019 की सैलरी में जो 2018 की सैलरी होगी ना उसका 20% इंक्रीमेंट होगा, 2017 की सैलरी का नहीं होगा। मतलब आप अगली साल जाते हो तो पिछली साल की जो सैलरी है उसमें 20% इंक्रीमेंट होता है। इस बात का अपन ध्यान रखेंगे भाई। अब यहां पर 4 ऑप्शंस अपने को दे रखे हैं। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के 3 से 4 मेथड बनते हैं। सारे मेथड में बताऊंगा, फिर आप कमेंट सेक्शन में मेरे को बताना कौन सा मेथड आपको बेस्ट लगा। सबसे पहला मेथड जो हम नर्सरी क्लास में करते आ रहे थे भाई, हम मान लेते हैं 2017 की सैलरी जो है y है, अपन x नहीं मानते हैं, अपन y मानते हैं वरना x की याद आ जाती है, ठीक है। तो 2017 की सैलरी हमने y मान ली, तो 2018 की सैलरी क्या हो जाएगी, y तो रहेगी रहेगी, लेकिन y में 20% का इंक्रीमेंट हो जाएगा। 2017 की सैलरी तो रहेगी रहेगी, लेकिन उसमें 20% का इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो हो गया 20% ऑफ y हमने ऐड कर दिया, यानी हो गया y प्लस 20%, मतलब 20/100 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई y इधर आ गया, यानी हो गया y प्लस 20/100 को क्या मैं 0.2 लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। तो ये y प्लस 0.2y हो गया, यानी ये टोटल 1.2y हो गया। 2018 की सैलरी निकल करके आ गई। 2019 की सैलरी कैसे निकाल सकते हैं, 2019 की सैलरी अब आप ध्यान से देखो, 1.2y तो 2018 में हो ही गई थी सैलरी, अब इसका 20% इंक्रीमेंट होगा, तो ये सैलरी तो है ही 2018 की। अब इसमें मैं क्या ऐड करूंगा आप बताओ, इसमें मैं ऐड करूंगा 20% ऑफ 1.2y ऐड कर दूंगा भाई, है ना। 1.2y का 20%, क्योंकि 20% से इंक्रीज हो गई सैलरी, तो हो गई 1.2y प्लस 20% मतलब 20/100 ऑफ मतलब मल्टीप्लाइड 1/2y, है ना 1.2y, तो ये हो गया 1.2y प्लस ये 20/100 हो गया 0.2 मल्टीप्लाइड बाय 1.2y आ गया आपका, यानी 1.2y प्लस ये देखो 12 दूनी 24 होता है, तो 1.2 में 0.2 मल्टीप्लाई करोगे तो 0.24y हो गया। इवेंचुअली आपका सम करके 1.44y आ गया, यानी 2017, 2018 और 2019 की सैलरी हमारे सामने। इन तीनों सैलरी को ऐड किया, और क्योंकि बोला इन तीनों सैलरी का सम 364 है, तो 364 की इक्वेट कर दिया, और इन तीनों का सम कोइंसिडेंटली 3.64 आ रहा है। तो ये 3.64y इज इक्वल्स टू 364 हो गया, यानी y की वैल्यू क्या हो गई 364 डिवाइडेड बाय 3.64, यानी y की वैल्यू 100 आ गई। अब हम y की वैल्यू निकालने में इतना इंटरेस्टेड क्यों थे, क्योंकि हमने 2017 की सैलरी को y एज्यूम किया था और वही हमको एक्चुअली निकालना था, यानी इवेंचुअली हमको y की वैल्यू ही निकालनी थी, और y की वैल्यू 100 आ गई, यानी 2017 की इनकम कितनी आ गई है, 2017 की सैलरी कितनी आ गई, 100 रुपीज आ गई। अब इसी का एक तरीका तो ये आपको समझ आ गया। अब इसी का एक और तरीका ये बन सकता है कि मैं 2017 की सैलरी को लेट अस सपोज 1 एज्यूम कर लूं कि यार 2017 में सैलरी 1 रुपीज थी, जस्ट एज्यूम कर रहा हूं, पापा की परी लगा देंगे, फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज कर देंगे, अपन तो ये सीख ही गए। तो y जहां जहां भी है वहां मैं 1 लिख रहा हूं, तो 2018 की सैलरी क्या बन जाएगी आप बताओ, 1.2 रुपीज बन जाएगी, और 2019 की सैलरी क्या बन जाएगी, 1.44 रुपीज बन जाएगी, ठीक है। और इवेंचुअली आप 1 और 1.2 और 1.44 का सम करोगे तो क्या निकल के आ जाएगा, इन तीनों का सम, इन तीनों का सम 3.64 निकल के आ जाएगा, 1, 1.2 और 1.44 का। अब मेरे हिसाब से तीनों सैलरीज का सम 3.64 है मेरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये कितना है, 364 है। अब आप बताओ 3.64 को 364 कैसे बना सकते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करके। तो मेरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में 2017 में जो सैलरी 1 थी वो दरअसल 1 ना होकर कितनी हो जाएगी, 100 का मल्टीप्लाई इधर भी कर दो तो 100 हो जाएगी इनकी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, यानी 2017 की सैलरी 1 निकल के आ गई। ये भी एक बढ़िया मेथड हो गया भाई। एक और मेथड जो मैंने आपको सिखाया भी था पापा की परी में, परसेंटेज वाला मेथड या 100 मानने वाला मेथड। मैं क्या करूंगा, 2017 की सैलरी मान लेते हैं 100 रुपए है फॉर एग्जाम्पल, तो 2018 की सैलरी क्या होगी, 100 में 20% का इंक्रीमेंट, 100 में 20% का इंक्रीमेंट कितना होता है, 120, हम तो सीख ही चुके हैं। या आप निकाल लो 100 में 20% ऑफ 100 आप कैलकुलेट कर लो, तो 100 का 20% क्या होता है, 20 होता है ना। यहां पर भी आप एक बात सीखो, देखो फॉर एग्जाम्पल कोई नंबर है 1700, जो नंबर होता है वो अपने आप में 100% होता है, तो ये वैल्यू किसके बराबर होगी, अपने आप में 100%। अब कोई आपसे पूछे यार इसका 10% निकाल दो, तो यार 100 को 10 बनाने के लिए एक जीरो सेक्रीफाइस करना पड़ता है ना आखिरी का,
तो इधर भी आखिरी का एक जीरो सेक्रीफाइस कर दो। तो कभी भी किसी भी नंबर का 10% निकालना हो, आखिरी का एक जीरो हटा देने का है। तो 10% कितना आ गया, 170 आ गया। अब आपसे पूछो 1% कितना होगा, तो 1% के लिए आखिरी के दो जीरो हटा दो, 100 का 1 बन जाएगा। तो इधर भी आखिरी के दो जीरो हटा दो। तो कभी भी किसी भी नंबर का 10% निकालना हो तो आखिरी का एक जीरो हटा दो, 1% निकालना हो तो आखिरी का दो जीरो हटा दो। तो 1% कितना आ गया, 17। अब अगर आपसे पूछा जाए यार 5% निकाल दो, अगर 1% 17 है तो 5% कितना हो जाएगा, 17 इंटू 5 यानी 85 हो जाएगा। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका भाई 10% है 170, 10 का आधा होता है 5, तो 170 का आधा कितना हो गया, बताओ भाई, 85 हो गया। ऐसे भी आप निकाल सकते हो भाई। तो यहां पर भी इसका 20% कैसे निकाल सकता हूं, एक जीरो हटाने पे 10% आ जाता है। तो 10% कितना आ गया, आप बताओ, 10 आ गया। तो 20% कितना आ गया, 20 आ गया। तो 100 का 20% कितना आ गया, 20 आ गया। और 100 प्लस 20 कितना हो गया, 120 हो गया। तो इवेंचुअली हमने क्या निकाल दिया, 2017 की सैलरी हमने अगर 100 मानी तो 2018 की सैलरी 120 हो गई। 2019 की सैलरी कैसे निकालेंगे, 2018 की 120 थी भैया, इसका 20% और निकाल के ऐड कर दो। तो अब देखो 2020 का 120 का माफ कीजिएगा 20% कैसे निकालेंगे, आखिरी का एक जीरो हटा दोगे तो 10% निकल जाएगा। तो 10% किसके बराबर हो गया, 12 के बराबर हो गया। तो 20% किसके बराबर हो गया, 12 का डबल 24। तो 20% 24 के बराबर हो गया, यानी टोटल ऐड करोगे तो 144 आ गई। तो इन तीनों की सैलरी का सम निकालो, 2017, 2018 और 2019 की सैलरी का जब मैं सम निकाल रहा हूं तो कोइंसिडेंटली मेरे को 364 ही मिल रहा है और दिया भी 364 है। मतलब मैंने 2017 को लेकर के जो एजम्पशन किया था वो सही है और वास्तविकता में 2017 की सैलरी 100 ही है। अब इसी में कुछ लोग आर्ग्यूमेंट कर सकते हैं कि भैया 100 ही क्यों माने, मैंने आपको पहले ही बता दिया 100 मानने से कैलकुलेशन आसान हो जाती है। मान लो आपने अगर 2017 की सैलरी 200 मानी होती तो 2017 की सैलरी 200 आती, डबल होती। 2018 की भी डबल होती, 240 आती। 2019 की भी डबल होती, 288 आती। इन तीनों का सम करते, सम भी डबल आता, 728 आता। अब आप बोलते कि भैया 728 तो मेरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस के हिसाब से आया है, जबकि क्वेश्चन में दिया है 364। 728 को 364 कैसे बना सकते हैं, आधा करके, डिवाइड बाय 2 करके। तो रेशियो क्या चल रहा है, डिवाइड बाय 2 करना पड़ेगा भाई अपन को क्वेश्चन की फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जाने के लिए। तो डिवाइड बाय 2 करेंगे तो इधर भी डिवाइड बाय 2 करेंगे, 200 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो अपने आप 2017 की जो सैलरी है वो वापस से 100 निकल करके आ जाने वाली। जैसे 3.64 में 100 का मल्टीप्लाई किया था 364 बनाने के लिए, तो 1 में भी 100 का मल्टीप्लाई करना पड़ा 100 बनाने के लिए। तो यहां पर 100 का मल्टीप्लाई ना करके डिवाइड बाय 2 हम कर देने वाले हैं। ठीक है जी। अब इधर देखो भाई, तीसरा मेथड जो मैंने आपको फ्रैक्शन वाला मेथड बताया था, देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक पर्पस ये भी है कि हर बार ना फ्रैक्शन मेथड बेस्ट नहीं हो सकता। जैसे यहां पर मेरे को जो बेस्ट मेथड पर्सनली लगा, 100 मानने वाला मेथड पर्सनली बेस्ट लगा। आप भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा जो आपको बेस्ट मेथड लगे। पहले एक बार फ्रैक्शन वाला मेथड देख लेते हैं और आप खुद ही बताओगे कि यार ये मेथड बहुत ज्यादा अच्छा है नहीं। देखो यार, यहां पर हम बोल रहे हैं 20% से इंक्रीज हुआ। 20% का मतलब क्या होता है, 20 डिवाइडेड बाय 100 यानी कि 1/5। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि यार 20% ना बोल करके आप बोलो 1/5 से इंक्रीज हुआ, हाँ बिल्कुल बोल सकते हैं। तो सेम टू सेम मैं क्या कर रहा हूं, 2017 की सैलरी को 1 रुपए मान रहा हूं। 2018 की सैलरी क्या हो जाएगी, 1 तो रहेगी भैया, लेकिन 20% से इंक्रीज हो गया यानी 1/5 से इंक्रीज हो गया। तो 1/5 से इंक्रीज होकर 6/5, वही किया, 1 में 20% ऑफ 1 ऐड कर दिया, 20% यानी 1/5 ऐड कर दिया, 6/5 हो गई। अब 2019 की सैलरी क्या रहेगी, 6/5 तो रहेगी जो 2018 में। अब 6/5 का भी 1/5 हो गया, तो 20% ऐड करना मतलब 1/5 ऐड करना। तो 1/5 इंटू 6/5 का जो 1/5 है वो ऐड कर दिया, या इसको आप ऐसे समझ लो 6/5 में 20% ऑफ 6/5 ऐड कर दिया, विच इज अगेन इवेंचुअली आप इधर ही आ गए। तो अब ये क्या बन गया, अब देखो प्योर मैथमेटिक्स बची, 6/5 प्लस 6/25 है। अब 25 डिनोमिनेटर बनाने के लिए यहां मैंने 5 का मल्टीप्लाई 5 का डिवाइड कर दिया, तो 6 इंटू 5 30/25 बन गया, ये 6/25। इवेंचुअली 2019 की सैलरी कितनी निकल के आ गई, 36/25। अब तीनों सैलरीज मेरे पास हैं, इन तीनों को मैं ऐड कर देता हूं। तो 2017, 2018, 2019 की सैलरी ऐड कर रहे हैं। अब डिनोमिनेटर सबको 25 बना लेते हैं, तो इसको 25 का मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, इधर 5 का मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे ताकि 25 बन जाए, और ये ऐसे ही रहेगा। तो ये हो गया 25/25, ये हो गया 30/25, ये हो गया 36/25। इवेंचुअली जो तुम्हारा सम निकल के आया
वो 91/25 आया, ये मेरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस के हिसाब से आया। तो क्वेश्चन की फ्रेम ऑफ रेफरेंस में तो दे रखा है 364, है ना। तो अगर 91/25 364 है तो मेरे को तो 1 का मतलब निकालना है। 1 का मतलब क्या है इनके अकॉर्डिंग? तो एक काम करो ना, 91/25 को 1 कैसे बना सकते हो? अरे 25/91 का मल्टीप्लाई कर दो तो ये 1 बन जाएगा। जब इस साइड मल्टीप्लाई किया है तो इस साइड भी मल्टीप्लाई कर दो, तो ये इवेंचुअली कट के आपका 1 बन गया। और ये 364 इंटू 25/91 है, तो ये 9 इंटू 4 होता है 360, 1 इंटू 4 होता है 4, तो 91 इंटू 4 364 होगा। तो ये 1 टाइम गया, ये 4 टाइम गया, 4 इंटू 25, इवेंचुअली वापस से आपका आंसर 100 निकल गया। तो हालांकि है ये मेथड भी आसान, ऐसा कुछ नहीं है, बट फिर भी मेरे को पर्सनली ये 100 वाला मेथड जो है ज्यादा बेटर लगा। आप कमेंट सेक्शन में बताइए कौन सा मेथड बेटर लगा, और क्या बेटर लगा क्या नहीं बेटर लगा। उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है यार चीज समझ आनी चाहिए, परसेंटेज का कोर कॉन्सेप्ट ना हमारी मुट्ठी में होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, मैं बार बार ना इस पूरी वीडियो में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दूंगा यार। ऐसा इसलिए करूंगा क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं, कई बार डिजिट्स चेंज कर देते हैं, कई बार सेम टू सेम क्वेश्चन रिपीट हो जाता है। ये सेम पैटर्न कॉन्सेप्ट पर आपको बहुत बार क्वेश्चन रिपीटेड मिलेंगे। तो थ्रू आउट दिस वीडियो हम हंड्रेड्स ऑफ टीसीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने वाले हैं, और उनमें बहुत सारे क्वेश्चंस आपके पेपर में एज इट इज आ जाने वाले हैं। ये मेरा प्रॉमिस है यार, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर से आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन आप देखो, ये भी टीसीएस में पूछा गया था, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है, बस डेटा वैल्यू चेंज कर दी है। तो मैं ये क्या करूंगा, हर टॉपिक से एक क्वेश्चन आपको वीके देने वाला हूं। वीके मतलब विद्यार्थी कर्तव्य, होमवर्क क्वेश्चन है जो कि आपको सॉल्व करना है। और कमेंट सेक्शन में मुझे कैसे पता चलेगा इसका क्या आंसर दिया आपने? तो आपको कमेंट सेक्शन में आंसर देना है, लेकिन साथ में टॉपिक का नाम डाल देना कि भैया परसेंटेज टॉपिक के होमवर्क क्वेश्चन का यानी विद्यार्थी कर्तव्य का आंसर क्या है, ये है। तो इन चारों में से एक ऑप्शन जो है वो मार्क करो, स्क्रीनशॉट ले लो, या अभी वीडियो को पॉज करके इसको सॉल्व करके आंसर मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर से बता दो। चलिए इसी के साथ अपन अगले कॉन्सेप्ट पर जाते हैं। परसेंटेज टॉपिक मानता हूं मैं थोड़ा सा लंबा जा रहा है, बट ट्रस्ट मी, टीसीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से, एप्टीट्यूड के पॉइंट ऑफ व्यू से, प्लेसमेंट एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये मेरा प्रॉमिस है, आप कोई भी एप्टीट्यूड का पेपर देने जाओगे ना, फोड़ दोगे अगर परसेंटेज की अच्छी नॉलेज। तो थोड़ा सा मेरे साथ पेशेंटली इसको अपन सॉल्व करेंगे। अगला कॉन्सेप्ट है, ऐसी धमाकेदार ट्रिक लेके आया हूं, जो सवाल 2 से 3 मिनट में कर पाते हैं ना एप्टीट्यूड के एक्सपर्ट्स, आप 2 सेकंड में करके आ जाओगे, 2 सेकंड में। तो इसको देखना जरूर है अपने को। देखो यार, इस टाइप के क्वेश्चंस आपको बहुत बार पूछे जाएंगे एग्जाम में। एक बार सवाल आप पढ़ लो, क्या बोला है, द प्राइस ऑफ पेट्रोल इज इंक्रीज्ड बाय 10%। यार पेट्रोल का प्राइस 10% से बड़ा है। अब मैं चाहता हूं कि पेट्रोल में जो मेरा मंथली खर्चा है ना, उसको मैं बराबर रखूं। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, पेट्रोल का यूसेज या पेट्रोल का कंजम्पशन रिड्यूस करना पड़ेगा। अब सवाल ये है कि यार पेट्रोल का प्राइस अगर 10% से मैंने बढ़ा दिया, तो कितने परसेंट से मैं कंजम्पशन कम कर दूं, सो दैट मेरा जो एक्सपेंस है पेट्रोल में, एक्सपेंडिचर है, वो कांस्टेंट रहे। अब आप बोलोगे भैया कितना फुद्दू सा सवाल पूछा है। अगर पेट्रोल का प्राइस 10% से बढ़ा देंगे तो कंजम्पशन को भी 10% से कम करना पड़ेगा। गलत जवाब है यार, है ना। इसका करेक्ट आंसर 9.09% आता है। कैसे निकालते हैं उसको सीख लेते हैं भाई। फिलहाल ये सिर्फ काल्पनिक है, इसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। प्लीज पेट्रोल से प्रपोज मत कीजिएगा, ठीक है जी। देखो भाई, एक्स वाई इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट टाइप की एक कैटेगरी बनती है। ये बहुत बार आपको सवाल आएंगे कि यार एक क्वांटिटी को किसी परसेंटेज से बढ़ा दिया तो दूसरी क्वांटिटी को कितने परसेंट से कम करूं सच दैट उनका प्रोडक्ट जो है वो कांस्टेंट रहे। अब इसके प्रैक्टिकल एग्जांपल्स कुछ समझते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल प्राइस और कंजम्पशन हमने देखा कि भाई एक्सपेंडिचर हमको यार कांस्टेंट रखना है। मैं अपने घर से ऑफिस जा रहा हूं, डिस्टेंस कांस्टेंट है। अब मेरे को, अगर मैंने अपनी स्पीड बढ़ाई तो मेरे को टाइम कम लगेगा। तो अब सवाल ये आ सकता है कि अगर स्पीड को मैंने 10% से बढ़ा दिया तो कितना परसेंट से टाइम कम लगेगा आपको ऑफिस पहुंचने में। तीसरा, अगर मान लो मैं एक कंपनी ओन करता हूं, मेरा रेवेन्यू मेरे को सेम रखा है मैंने, और अगर प्रोडक्ट का प्राइस मैंने बढ़ा दिया, है ना, और प्रोडक्ट के प्राइस को बढ़ाने के बाद भी उतना ही मैंने पैसा कमाया, उतना ही रेवेन्यू जनरेट किया, इसका मतलब प्रोडक्ट की सेल्स कम हो गई। तो सवाल ये उठ सकता है कितने परसेंट से प्राइस बढ़ाया, है ना। मान लो ये दे दिया कि भाई 10% से प्राइस बढ़ाया तो कितने परसेंट से सेल्स गिरी, सो दैट रेवेन्यू कांस्टेंट निकल जाए। जब भी इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे ना, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपको कोई भी किताबी मेथड लगाओगे 2-3 पेज का सॉल्यूशन जाएगा, सही होने की भी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। एक मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं यार, आपको मजा आ जाएगा इस ट्रिक को देख करके। देखो, सवाल में ना आपको 2 चीजें दी जाएंगी, इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो।
आपको ये बोला है कि एक क्वांटिटी बढ़ रही है और दूसरी क्वांटिटी कम हो रही है, ठीक है। तो आपको या तो आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा ये क्वांटिटी 10% से बढ़ गई, तो बताओ दूसरी क्वांटिटी कितने परसेंट से कम होगी सच दैट इनका प्रोडक्ट कांस्टेंट रह जाए। या दूसरा सवाल होगा कि यार ये क्वांटिटी इतने परसेंट से कम हो गई, तो बताओ दूसरी क्वांटिटी को कितना बढ़ाना पड़ेगा। रिवर्स वे में भी दे सकते हैं। रिवर्स वे में क्या दे सकते हैं कि भाई 10% से मैंने पेट्रोल का कंजम्पशन कम कर दिया, है ना, मेरे को एक्सपेंस बराबर रखना है, तो बताओ पेट्रोल की प्राइस कितनी बड़ी होगी। तो आपको एक तो इंक्रीज या डिक्रीज कुछ तो दिया होगा और एक परसेंटेज दिया होगा। तो यहां पर ये जो फॉर्मूला आपको दिख रहा है, ये लाइफ सेविंग फॉर्मूला, ये जो आर है ना, यहाँ पे आर जो है वो आपका परसेंटेज डिनोट कर रहा है जो दिया है क्वेश्चन में। और यहां पर देखो प्लस और माइनस दो साइन लगे हुए हैं। प्लस साइन जो है वो डिपिक्ट करता है इंक्रीज। अगर क्वेश्चन में आपको इंक्रीज वर्ड दिखा है या मोर वर्ड दिखा है तो प्लस लगेगा, और माइनस साइन कब लगेगा, जब डिक्रीज साइन लिखा हो या लेस वर्ड लिखा हो। बिलीव मी, ये वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चन माना जाता है परसेंटेज का, जो कि आप बहुत आराम से सॉल्व करने वाले हो भाई। देखो एक बार कैसे सॉल्व किया मैंने। यहां पर देखो भाई, फॉर्मूला था, अब आप बताओ इस फॉर्मूले में मैंने 100 प्लस आर क्यों लिया, यहां पर माइनस क्यों नहीं लिया, क्योंकि बोला गया था इंक्रीज्ड। अगर इंक्रीज्ड वर्ड क्वेश्चन में दे दिया जा रहा है तो प्लस, पेट्रोल का प्राइस क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, और आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10 हो जाएगी, क्योंकि परसेंटेज क्या दिया है, 10 दिया हुआ है। तो 10 अपॉन 100 प्लस 10 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो ये हो गया 10 अपॉन 110 मल्टीप्लाइड बाय 100, एक जीरो से एक जीरो कट गया, यानी 100 बाय 11, यानी 9.09%। तो अगर पेट्रोल का प्राइस 10% से बढ़ रहा है तो आपको अपना कंजम्पशन 9.09% से रिड्यूस करना पड़ेगा, तब जाके आपका जो मंथली एक्सपेंस है पेट्रोल का वो बराबर रहने वाला है ना। यानी मान लो पेट्रोल का प्राइस 100 की जगह 110 रुपए हो गया और तुम महीने में 100 लीटर पेट्रोल फूकते थे, तो 100 की जगह अब 90 फूकना, ताकि तुम्हारा एक्सपेंडिचर जो है वो बराबर रहे, 9% करना, ठीक है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, फटाफट सॉल्व होंगे भाई। आप देखो इस बार बोला ऑनियन का प्राइस डिक्रीज हो गया 25% से। अब क्योंकि भाई प्राइस डिक्रीज हो गया, खर्चे मेरे को बराबर रखने हैं, तो मैं ऑनियन ज्यादा खाऊंगा यार। तो यहां पर आपसे पूछा कितने परसेंट से आप कंजम्पशन अपना बढ़ाने वाले हो, तो सेम टू सेम फॉर्मूला। आर की वैल्यू क्या है, 25%। अच्छा 100 माइनस 25 क्यों किया, 100 माइनस आर क्यों किया इस बार, क्योंकि बोला है ऑनियन का प्राइस डिक्रीज हो गया, तो क्वेश्चन में डिक्रीज दिया है तो माइनस यूज करूंगा, ठीक है। तो 25 अपॉन 100 माइनस 25 इंटू 100, यानी 25 अपॉन 75 इंटू 100, 25 बाय 75 क्या हो जाएगा, 1/3, यानी 100/3 यानी 33.33%। तो अगर प्याज की प्राइस 25% से कम हो रही है तो आप 33.33% से प्याज को खाना बढ़ा सकते हो, ताकि आपका जो खर्चा है प्याज पे वो बराबर रहे। एक क्वेश्चन और ट्राई करते हैं। देखो ये टीसीएस में पूछा गया था, तो कोई भी नॉलेज जो मैं डिलीवर कर रहा हूं वो वेस्ट नहीं जाएगी, आपको आपके एग्जाम में हेल्प करेगी। बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है। बोला है ए इज 25% लेस देन बी, बाय व्हाट परसेंट इज बी मोर देन ए। ए 25% कम है बी से, बी कितना ज्यादा है ए से। अब ये ना क्वेश्चन जब एग्जाम में आया था लोगों ने बोला यार ए अगर 25% कम है तो बी 25% ज्यादा होगा, और पहला ही ऑप्शन एग्जामिनर बहुत क्लेवर था, 25% मार्क किया था, ताकि आप नीचे देखो ही नहीं और उसको आंसर करके आ जाओ। भाई बिल्कुल गलत जवाब है ये। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया किस तरह से करेंगे, आर अपॉन 100 प्लस माइनस आर इंटू 100। अच्छा बताओ 100 माइनस आर आएगा या प्लस आएगा, बोला है लेस, तो मैंने आपको पहले ही बोला है डिक्रीज या लेस के केस में माइनस आ जाता है, और आर की वैल्यू क्या होगी 25%। तो ये हो गया 25 अपॉन 100 माइनस 25, क्योंकि 100 माइनस आर आएगा इंटू 100, यानी अगेन सेम पिछला क्वेश्चन जैसे 25 बाय 75 इंटू 100, यानी 33%। यानी पिछले केस में भी अगर आप ध्यान से देखो तो 25% से डिक्रीज हुआ था, तो कंजम्पशन 33% से आप बढ़ा पाए थे। तो इधर भी अगर ए 25% से लेस है, मतलब बी 33% से मोर होने वाला है यहां पर, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और आपके सामने है भाई, मैं रिक्वेस्ट करूंगा अगेन वीडियो को पॉज करो, खुद से एक बार ट्राई करो, उसके बाद आप मेरा मेथड देखना। चलो एक बार मैं मेथड अब दिखा देता हूं। देखो अब बोला है ए 25% ज्यादा है तो बी कितना कम होगा, तो आप मेरे को बिना देखे बताओ 100 प्लस आर करूंगा या 100 माइनस आर करूंगा, कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताओ। वेरी गुड, 100 प्लस आर करेंगे, क्यों, क्योंकि मोर वर्ड दे रखा है, ए 25% मोर है, आर की वैल्यू 25 हो जाएगी, तो ये हो गया 25 अपॉन 100 प्लस 25 हो जाएगा इंटू 100, यानी 25 अपॉन 125 इंटू 100, 25 अपॉन 125, 25 की टेबल के हिसाब से 1/5 हो गया इंटू 100, यानी 100/5 यानी 20% जो है। तो अगर मान लो ए 25% ज्यादा है तो बी 20% कम होने वाला है ए से,
ए अगर 25% ज्यादा है बी से तो बी 20% कम होने वाला है ए से। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी आ जाने वाला है। अब देखो यार, इसमें कहानी में एक ट्विस्ट आने वाला है भाई। ये वाला क्वेश्चन देखो, टीसीएस में पूछा, इन्फोसिस में फिर से रिपीट हो गया यार। इसलिए मैं बोलता हूँ किसी एक कंपनी की अगर हमने सॉलिड तैयारी कर ली ना, बाकी आईटी कंपनीज भी लाइन से निकल जाएंगी। मैंने अपने करियर में केवल टीसीएस की तैयारी की, उस तैयारी के दम पे मैंने 9 आईटी कंपनीज फोड़ दी, क्योंकि इंटर कंपनीज भी क्वेश्चंस कई बार रिपीट हो जाते हैं। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। और आपको बेटा ट्रिक्स पसंद आ रही हैं, आप वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हो यार, ये बहुत गलत बात है। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट में एक बढ़िया सा हार्ट जरूर से बना दो, ठीक है। देखो भाई क्या दिया है क्वेश्चन में, फटाफट पढ़ते। सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, सेम है बट फिर भी डिफरेंट है। आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। इस बार बोला है इंडियन फिल्म इंडस्ट्री इज 2/7 मोर रिच देन इंडियन टीवी इंडस्ट्री। अब इस बार परसेंटेज में ना दे करके मामला फ्रैक्शन में दे दिया। बोला इंडियन फिल्म इंडस्ट्री जो है वो 2/7 ज्यादा रिच है इंडियन टीवी इंडस्ट्री से। अब आपसे पूछा है भाई, जब इंडियन फिल्म इंडस्ट्री ज्यादा रिच है इंडियन टीवी इंडस्ट्री से, तो बोला है भाई इंडियन टीवी इंडस्ट्री कितना कम रिच होगा। लेकिन बाय व्हाट परसेंटेज पूछा है, मतलब डेटा गिवन फ्रैक्शन में है और पूछा परसेंटेज में है। आप बोलोगे भैया क्यों इतनी टेंशन लेना, ये जो 2/7 फ्रैक्शन है ना, इसको आप परसेंटेज में कन्वर्ट कर दो 100 से मल्टीप्लाई करके, तो ये 200/7 हो जाएगा विच इज 28.57। और आपने तो ये बोला भी था याद करने का कि 1/7 14.28% होता है, 2/7 28.57% होता है। तो लो भैया अब तो ये सॉल्व हो गया, 2/7 की जगह 28.57% लिख देता हूं। यार आप कर लोगे ऐसे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप जब 100 प्लस आर करोगे तो ये 128.57 बनेगा डिनोमिनेटर में। यार बहुत कॉम्प्लिकेटेड चला जाएगा, कोई मतलब नहीं, अननेसेसरी आपको कैलकुलेटर वगैरह यूज करना पड़ेगा, कोई पॉइंट नहीं निकलेगा। तो बेस्ट मैं इसमें तरीका आपको बताता हूं। ये जो हमने ट्रिक सीखी थी ना, इस ट्रिक को ध्यान से देखो। इस ट्रिक के दो कंपोनेंट है, 2 बार 100 आ रहा है। एक ये जो 100 है ना, ये डिनोट कर रहा है इनपुट को। अगर तुम आर की वैल्यू परसेंटेज में रखते हो तो यहां तुम 100 यूज करोगे। अभी तक मैं 10%, 25%, 20% आर की वैल्यू परसेंटेज में रख रहा था, इसलिए 100 रख रहा था। अगर आप आर की वैल्यू को फ्रैक्शन में रखोगे, जैसे यहां मैं रखने वाला हूं, आर की वैल्यू 2/7 है ना, मैं फ्रैक्शन में रखने वाला हूं। अगर आर की वैल्यू फ्रैक्शन में रखोगे तो फिर 1 रखना 100 की जगह। तो फिर फॉर्मूला क्या बन जाएगा, आर अपॉन 1 प्लस माइनस आर बन जाएगा, क्योंकि आर तुम फ्रैक्शन में रख रहे हो। ठीक है, ये तो गई इनपुट की बात। अच्छा, आउटपुट तुमको जैसे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में बोला है परसेंटेज में आउटपुट निकालो। अभी तक जितने भी क्वेश्चंस थे उन सब में बोला था बाय व्हाट परसेंटेज दिस विल बी लेस। जितने भी आउटपुट अभी तक पूछे, आंसर पूछे, परसेंटेज में पूछे, तो इसलिए 100 का मल्टीप्लाई किया, क्योंकि ये एक रेशियो बन रहा था, एक फ्रैक्शन बन रहा था। उस फ्रैक्शन में 100 का मल्टीप्लाई कर दे, जिससे रिजल्ट हमको परसेंटेज के फॉर्मेट में मिले। तो अगर ये 100 में मल्टीप्लाई करूं ही ना, तो आउटपुट मेरा फ्रैक्शन में आ जाएगा। तो अब यहां पर 100 से क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि आउटपुट परसेंटेज में पूछा गया था। तो बहुत सिंपल रखते हैं चीज को। अगर आर को परसेंटेज में रखा है तो यहां 100 रखो, आर को फ्रैक्शन में रखा है तो यहां पर 1 रखो। आउटपुट परसेंटेज में चाहिए तो मल्टीप्लाई बाय 100 करो, नहीं चाहिए तो सिर्फ फ्रैक्शनल फॉर्मेट में रखो, मल्टीप्लाइड बाय 100 करके उसको परसेंटेज में बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अब यहां पर देखो, बस आर की वैल्यू 2/7 रखी, 1 प्लस क्यों रहेगा, क्योंकि मोर दे रखा है यहां पर, तो 1 प्लस 2/7। 1 क्यों रखा, क्योंकि मैंने फ्रैक्शन में यूज किया, इंटू 100 क्यों किया, क्योंकि रिजल्ट मेरे को परसेंटेज में चाहिए था। इवेंचुअली इसको सॉल्व किया तो ये हो गया 7 + 2 9/7, यानी 2/9 इंटू 100, यानी 200/9, यानी 22.22% हमारा आंसर आ रहा है। अगर आपसे ये ना पूछ के, परसेंटेज ना पूछ के पूछ लेता बाय व्हाट फ्रैक्शन, तो क्या आप आंसर करते, आप बोलते भैया ये मल्टीप्लाई बाय 100 को गायब कर दो यहाँ पे। तो इवेंचुअली ये जो मेरा आंसर निकल के आता वो क्या निकल के आता, 2/9। के भाई अगर इंडियन फिल्म इंडस्ट्री 2/7 ज्यादा रिच है तो इंडियन टीवी इंडस्ट्री 2/9 लेस रिच है। समझ गए। तो मेरे ख्याल से यार ये जो कॉन्सेप्ट हमने सीखा अभी, मोर और लेस वाला, xy = कांस्टेंट वाला, वो आपको क्लियर हुआ होगा। ट्रस्ट में इससे आसान तरीका नहीं हो सकता। तो कभी भी आपके पेपर में ये सवाल आए, सबसे पहले इसको अटेम्प्ट कर लीजिएगा। चलिए भाई, परसेंटेज की अगली कैटेगरी में मूव करते हैं, अगले कॉन्सेप्ट पर मूव करते हैं। दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। आपकी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिख रहा होगा जो कि टीसीएस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। इसी तरह का क्वेश्चन एक बार विप्रो में भी पूछा गया था, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। क्या बोला, यू एंड योर क्रश रोट द टीसीएस एनक्यूटी टेस्ट, है ना। ऑब्वियसली क्रश नहीं दिया था, ए एंड बी दिया था टीसीएस एनक्यूटी में। तो बोला यू एंड योर क्रश, ब्लश करने लगे आप, अभी रुको, देखो सारी हेकड़ी निकलेगी तुम्हारी।
यू एंड योर क्रश रोड द टीसीएस एनक्यूटी टेस्ट, आपने और आपकी क्रश ने टीसीएस का टेस्ट लिखा, while you scored 45% and got 4 marks below the कट ऑफ, आपके 45% आए और जनाब आप 4 नंबर से फेल हो गए, कट ऑफ मार्क्स से आपके मार्क्स 4 कम हैं, ठीक है। योर क्रश स्कोर्ड 60% एंड गॉट 8 मार्क्स अबव द कट ऑफ, आपकी क्रश के 60% मार्क्स आए और कट ऑफ से 8 नंबर ज्यादा आए, तुम रह गए फिर से और वो निकल गई भाई, है ना, पापा की पड़ी उड़ गई और इवेंचुअली इंटरव्यू में वो सिलेक्ट हो गई, है ना। आपको बताना है जो टीसीएस का टेस्ट हुआ था उसके मैक्सिमम मार्क्स या टोटल मार्क्स कितने हैं भाई। अब देखते सी आपके मन में गाना आया होगा, उड़ गए तो तेरे मेरे तो उड़ गए तो तेरे। देखो बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं मान लेता हूं कट ऑफ मार्क्स जो है वाई है, चलो ठीक है यहां दिखा देता हूं, मान लेता हूं कट ऑफ मार्क्स मेरे वाई हैं, ठीक है। अब आपके 45% आए थे तो आपके मार्क्स 4 कम रह गए, तो आपके मार्क्स y-4 रहे होंगे, और आपकी दोस्त के, आपकी क्रश के 60%, दोस्त वैसे सही बोला, अब क्रश थोड़ी ना बची होगी, वो तो जीवन में आगे बढ़ गई होगी, तुम इधर ही रह गए होंगे, तो आपकी दोस्त के 60% मार्क्स आए और कट ऑफ से 8 मार्क्स ज्यादा आए तो y+8 बचे होंगे। अब मैं बार बार बोल रहा हूं परसेंटेज कुछ नहीं होता बेटा, फ्रैक्शन और नंबर ही तो है जो हम खेल रहे हैं, सीख रहे हैं। तो अगर आप यहां पर गैप देखो तो टोटल 12 मार्क्स का गैप दिख रहा है आपको, क्योंकि 4 मार्क्स ये रहे और 8 मार्क्स ये रहे, टोटल 12 मार्क्स का गैप दिख रहा है। परसेंटेज वाइज 15% का गैप दिख रहा है 45 और 60 में, समझ पा रहे हो। तो क्या मैं एक चीज बोल सकता हूं कि जो 12 मार्क्स हैं वो मेरे 15% के बराबर है, और मैक्सिमम मार्क्स या टोटल मार्क्स हमेशा 100% होता है। अब ये यूनिटरी मेथड बन गया भैया कि जो 15% है वो 12 मार्क्स के बराबर है, तो बताओ 100% कितने मार्क्स के बराबर हो जाएगा, वही टोटल मार्क्स हो गए आपके। तो ये तो बिल्कुल सिंपल है, यहां से आप निकाल दो भैया, 1% जो है वो 12/15 मार्क्स हो गया, ठीक है। तो 100% कितना हो गया, 12/15 इंटू 100 हो गया। तो ये आपका 5 की टेबल में 3 की टेबल में 4 टाइम्स चला गया, ये 5 टाइम्स चला गया, ये आपका 20 टाइम्स चला गया, यानी 100% जो है वो 80 मार्क्स के बराबर हो गया। तो मैक्सिमम या टोटल मार्क्स कितने आ गए, 80 आ गए। कोई ऑप्शन है क्या, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, आंसर निकल गया। अब इसकी एक अप्रोच और है, बहुत प्यारी अप्रोच है, आप यहां पर ध्यान से समझना कि जो 15% है वो 12 मार्क्स के बराबर है और मेरे को तो टोटल 100% निकालना है। तो मैं क्या करूंगा, 15% को 3 हिस्से में तोड़ देता हूं। अगर मैं 15 के 3 हिस्से करूंगा तो 5 5 5 हो गए, तो 5% 5% 5%। अब जब 15% को 3 हिस्से में किया भैया तो 12 मार्क्स को भी 3 हिस्से में तोड़ो, अब 12 को 3 हिस्से में तोड़ोगे तो 4 4 4 मार्क्स बचेंगे, ठीक है। अब आप इधर पर देखो दो पार्ट को, अगर मैं 3 में से 2 पार्ट ले लूं तो 5 और 5 हो गए 10% मेरे, 5 और 5 हो गए 10% मेरे, और यहां पर 4 और 4 हो गए 8 मार्क्स। तो क्या मैं 10% को 8 मार्क्स के बराबर लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकते हैं भैया। और आपको निकालना है 100%, तो 100% किसके बराबर हो गया, 80 मार्क्स के। 10 का मल्टीप्लाई तो किया दोनों साइड, 10 को 100 बनाना है, 10 का मल्टीप्लाई कर दो, 8 में भी 10 का मल्टीप्लाई कर दो, 80 मार्क्स जो है आपके 100% मैक्सिमम मार्क्स आ गए, है ना। देखो आपको पूरा प्रिंटेड सॉल्यूशन भी इसका मैंने यहाँ पर दे दिया, नोट्स में आपको मिल जाने वाला है। तो मेरे ख्याल से यार परसेंटेज टॉपिक का आपको अच्छी खासी क्लैरिटी मिल गई, बस इतना पढ़ना सफिशिएंट है, टीसीएस के किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप अब तैयार हैं।